एक अद्भुत फनकार जिनको YouTube पे आप खूब देखते हो, एक ऐसा कलमकार जो शाहजहाँपुर की धरती से उठा अपने विशेष अंदाज के लिए जिसे जाना गया। मैं चाहता हूँ आप लोग उसको तब तक सुनो बहरोड वाले जब तक आपका मन करे। एक जैसा भी नई हास्य की विधा देखना। एक ऐसा बच्चा, मेरा दावा है आप में से जिसने ताली नहीं बजाई, अगर ये बच्चा अपने कविता के बल पे आपसे ताली नहीं बजवा ले तो मानना मत कि देसी घी नहीं डालता है। ऐसे देसी घी को बुलाता हूं जिसको देखने मात्र से कईयों के जापे सुधर जाए सब। आजकल 5 किलो मिलता है, आप इसको राष्ट्रीय योजना का डब्बा समझे। आजा 1400 रुपये के साथ 5 किलो की पीपी और आकर के देसी घी का खूब आनंद ले। माताएं बहनें तालियां बजाओ, देसी घी सबसे ज्यादा आपके ही काम आता है। कमल जी, मनोहर जी ने बहुत सारी बातें कही, देसी घी का पिप्पा, देसी घी। आदरणीय, मेरी कंडीशन ऐसी है, मेरी पत्नी को पड़ोस की महिलाएं चिढ़ाती रहती है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। सुधांशु जी, भगवान के कसम, अगर मेरी पत्नी का जवाब ठीक ठाक लगे तो मुझे बताना, मैं कविता प्रारंभ करूंगा। पड़ोस की महिलाएं चिढ़ाती रहती कि तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, वो कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। अरे वाह, टेंशन है देश के अंदर। बढ़िया बढ़िया दिनेश भैया। फौजदार जी, अभी चर्चा हो रही थी खाना खाते समय, वो चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। वो चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। क्यों चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता पड़ी सुधांशु जी? क्यों आवश्यकता पड़ी सुशील जी? उसका मात्र कारण बस इतना था, और कहीं कारण सही बता दिया हो मैंने तो मुझे बताना कि मैं कहाँ तक कविता पाठ कर सकूँ आपके बीच खड़े होकर। क्यों चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता पड़ी? कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, कभी मलयज शीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरा देश भी मेरे ही तरह जिंदाबाद 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 भैया, वाह, विकलांग हो गया था। इसलिए चाय बनाने वाले को, लेकिन चाय बनाने वाले से अपन इतनी बात जरूर कहेंगे सुधांशु जी, चाय बनाने वाले को इतनी बात कहेंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फट जाए चड्डी चाहे, फट जाए पजामा, काला धन लाना पड़ेगा। हाय हाय, वरना पब्लिक पूछेगी राज भाई क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है सुधांशु जी, बदलते रहते हैं। जैसे हमारे बाबा जी को भाग्य बदले, आपने देखा 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाना भी ऐसा ही सुनाई दिया। हम कहीं सुन बजाएं तो गाना आजकल ऐसा ही बाबाओं के कारण सुनाई देता है। धरती सुनहरी, धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर बाबा रंगीला। वाह, ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा। राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी उनको पकड़ के ले गए तिहाड़ जेल में। अब जैसे सुधांशु जी तिहाड़ जेल में पकड़ के ले गए यादव जी, तो वहाँ राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से आसाराम जी ने वेलकम किया, उनका स्वागत किया। अगर स्वागत करते हुए आसाराम जी ने राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे। हाय हाय, जियो 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 जियो, कमाल, वाह। बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई। साउंड बढ़िया है आपका, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा दूर से करो जिंदाबाद। नहीं, वैसे साउंड बहुत बढ़िया है, शाबाश। और साउंड बढ़िया है, लेकिन ये बाबाओं का परिवेश खराब था तो उन्होंने कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई, घना दिला में पकड़ायो।
आपस में चर्चा चल रही थी फौजदार जी मुकेश भाई, तो रामपाल जी आ गए। रामपाल जी कहने लगे, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। भाई कमाल, भाई कमाल, वाह 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 वाह। जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। अरे जियो, काय के जियो, बात का खत्म है यहाँ पे। वो आ गए अब्दुल करीम टुंडा। वो टुंडा आके कहने लगा, सुसल भैया, टुंडा भी देखो आया बापू तेरे आंगन में, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। लेकिन अपन ज़्यादा ज्ञान की बातें आपके बीच नहीं करते हुए आनंद और मनोरंजन की बातें करें। साउंड बहुत बढ़िया है आपका, साउंड का खेल होता है। मैंने एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, माइक वाले भाई साहब ने मना कर दिया, हाथ मत लगाना, करंट मारता है। अब पंडित जी की माइक पकड़ के कथा करने की आदत पड़ी। उन्होंने कथा स्टार्ट की, सज्जना राजा परिषद सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे राजन, नैना से सस्ता नहीं, नैना दहाता पावा वो तेरी जात की। वो करंट मार रहा है। वाह वाह वाह। ये खेल साउंड का होता है। साउंड बहुत बढ़िया है आपका। आदरणीय अनिल जी, प्रमोद जी अग्रवाल जी, वो पुराने जमाने में आपने देखा होगा साउंड टेप रिकॉर्डर चलती थी। टेप रिकॉर्डर पुराने जमाने में रील वाली, पीके के पोस्टर में आमिर खान लेके खड़ा है। वो गाना कहीं अगर वोल्टेज ज्यादा कम होता तो गाना बिगड़ जाता। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। जो छोरों ने कैसेट लगाई, गाना जो बिगड़ा, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक टक। वाह, अद्भुत, वाह। साउंड बहुत बढ़िया है आपका। भाभी जी वो नवरात्रि में एक दादी माँ जी पड़ गई। जो छोरों ने कैसेट लगाई, मैया जिनको याद वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका निपट गए दादी माँ। फौजदार जी, उससे पहले वो ग्रामोफोन चलता था, ग्रामोफोन। आदरणीय ऐसा माड़ा तो मिली को ना। अरे क्या बात है यार, आपकी माला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुजलाम सुफलाम मलयज विकलांग। अरे जिंदाबाद। दिनेश भैया कमाल है। ये क्या साउंड का खेल होता है। वो पुराने जमाने में ग्रामोफोन, उसमें कहीं चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं का वहीं आ जाता था साहब। गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा वो से पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वहीं अटका रहता हो। फौजदार जी, छोरों ने जो कैसी फसाई पंकज उदास की गजल की, और जो कैसी लटकी, डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का। ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी यहीं अटकी रहेगी। अरे कमाल। साउंड बहुत बढ़िया है आपका। साउंड का खेल होता है। नजरे नजरे जो बदली तो नजारे बदल गए, और रूई के भाव बढ़े तो पिंजारे बदल गए।
नजरों का खेल होता है साहब। माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, यत्र नारायण पूजनते रमनते तत्र देवता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने योजना प्रारंभ की, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान। इस बेटी बचाओ अभियान से एक बाबा जी प्रभावित हो गए, जगह जगह जाकर बेटी का महत्व महिलाओं को बताने लगे, प्रवचन देने लगे, बेटियों के बारे में समझाने लगे और कहने लगे कि देवियों यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है, जिसके यहाँ दो कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के दो दरवाजे खोल देता है, और जिनके यहाँ तीन कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के तीन दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी है, क्यों रे महाराज जी स्वर्ग का दरवाजा कितना है? पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी क्यों रे महाराज मारा करे 9 कन्या, 2 दरवाजे कौन थारा बाप खोलेगा? कंफ्यूजन हो जाता है, माइक दूर करो यार, कंफ्यूजन हो जाता है। साउंड बहुत बढ़िया है आपका, साउंड का खेल होता है सुधांशु जी, और साउंड अपना भी सुधरेगा, अपने भी अच्छे दिन आएंगे। हाँ टाइम लगेगा। हाँ देश के अंदर बातें होती है साहब, कोई बेवकूफ कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे। काय के लिए छुरी रखी, काय के लिए छुरी रखे इस बेवकूफ के मुंह पे? बोलता भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एडी साहब मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। कहता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। फौजदार जी बैठे हैं यहाँ पर, हाँ फौजदार जी बैठे हैं यहाँ पर, वो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे माँ के महत्व को क्या समझता है बेवकूफ? जिस दिन माँ के महत्व को समझ जाएगा उस दिन अपनी कही बात पर पछताएगा। बकरुद्दीन मवेशी, यही नाम है ना उसका? बकरुद्दीन मवेशी, यही नाम है बकरुद्दीन मवेशी। बकरुद्दीन मवेशी। जिस दिन वो अपने माँ के महत्व को समझ जाएगा उस दिन कहीं बात पर पछताएगा। क्या होती माँ? लायंस क्लब और दैनिक जागरण के तत्वाधान में जो कवि सम्मेलन होगा, चिंतन की बातें भी होनी चाहिए साहब। दैनिक भास्कर, अभी दैनिक जागरण से आए ना। दैनिक भास्कर तो वो भास्कर है साहब, सुबह से लेकर शाम तक चैतन्यता रहता है और घरों घर तक। हंसने वाली बात कहाँ है इसमें? नहीं है ऐसा अखबार, वो घर घर तक जाकर चेतना फैलाता है। और वो बेवकूफ कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। माँ महात्मा और परमात्मा, माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह 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 वाह। ये मैंने ही नहीं, वेदों ने भी कहा है, हमें जन्म देने के लिए 9 महीने की पीड़ा को उस माँ ने सहा है। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। सुनना मेरे दोस्तों, मैं हंसाऊंगा रात भर, लेकिन माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी एक सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। जिंदाबाद भैया, वाह दिनेश भैया, वाह वाह वाह। कैसे संस्कार हो गए साहब हमारे। बढ़िया है दिनेश भाई, वाह। साउंड बढ़िया है आपका, लेकिन देश का परिवेश खराब पड़ा हुआ है हमारा। क्या स्थिति हो गई? आदरणीय सुधांशु जी, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय तमाम पदाधिकारियों को कहना चाहता हूँ, सुशील जी, क्या स्थिति हो गई हमारी। लेकिन सुनना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये 2 पंक्तियां जिंदगी भर याद रखना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। 4-4 बच्चों को पाल लेती वो माँ, और जब हम बड़े होते तो वो माँ हमसे पाली नहीं जाती है। मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तेरा तुझको बन क्या लागे मेरा, यही करते हैं मंदिर में। प्रवचन सुनते हैं, जय बोलते हैं। मुकेश भाई बैठे यहाँ पर, गौ माता की, गौ माता की जय बोल दीजिए एक बार पूरा सदन, गौ माता की जय।
और खेत में आ जाए तो छोरा डंडा की दे। ये कंडीशन है हमारी। यथार्थ। जिसकी जय बोल के जाते हैं उसी को डंडे की मारते हैं हम लोग, यही करते हैं ना हम। पतन हो गया संस्कृति का, पतन हो गया। तब जाकर बेवकूफ कोई कहता है कि मैं पूरा का पूरा कश्मीर लूंगा। बिलावल भुट्टो कहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर लूंगा। अरे पूरा का पूरा कश्मीर तेरे को कैसे दे देंगे? एडीएम साहब कैसे दे देंगे? हम नहीं देंगे पूरा कश्मीर, नहीं देंगे। बायोटेक वाले सर नहीं देंगे अपन पूरा कश्मीर। उसका मात्र कारण बस इतना है कि पूरा का पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। हाय हाय। बेवकूफ को मांगना भी नहीं आता। उसके तो कंडीशन ऐसी, एक भिखारी, ए बाबू 100 रुपया दे दे बाबू, गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस डलाऊंगा। मैंने कहा बेवकूफ भिखारी होकर गर्लफ्रेंड बनाया? बोले नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया। भीख मंगे की आदत पड़ गई है। कहता पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। मुकेश भाई नहीं पड़ती। हमारे मोहल्ले में 3 नवाब रहते थे। तीनों नवाबों की आदत पड़ गई हर बात के पीछे तकिया कलाम लगाने की। तकिया कलाम का अर्थ होता है एक ही शब्द रिपीट करना। पहले वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते जूते खा के, किसी की शादी में चले जाते बोलते जूते खा के। अभी अकेले अकेले शादी कर ली जूते खा के, दुल्हन तो अच्छी मिली है जूते खा के, हमें नहीं बुलाया जूते खा के। दूसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपकी दुआ से बोलने की। कहीं भी जाते तो बोलते आपकी दुआ से। एक बार उनके चाचा जी शांत हो गए तो लोग बैठने के लिए घर पे आए। बोले चाचा जी को क्या हुआ था? अब आप कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से। चाचा जी महीने भर से बीमार रहे आपकी दुआ से, डॉक्टर का खूब इलाज चला आपकी दुआ से, लेकिन चाचा जी फिर भी निपट गए आपकी दुआ से। तीसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपके मुंह में बोलने की। कहीं भी जाते तो बोलते आपके मुंह में। चुनाव बाद सरपंच साहब को पकड़ लिया। बोले क्या बात है सरपंच साहब आपके मुंह में? चुनाव पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, वो करवा देंगे आपके मुंह में। अब खरंजा उखड़ रहा आपके मुंह में, ये गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। आदत पड़ जाती है साहब। तो होता क्या, एक दिन चोरी हो जाती है। किनके यहाँ चोरी हो जाती है? जो आपकी दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया जूते खा के ने। अब हम यहाँ घर पे हो जूते खा के। हम कौन है आपकी दुआ से? हमें जूते खा के। बोले दरवाजा खुला आपकी दुआ से, जैसे अंदर आए सारा सामान बिखरा पड़ा। हमें क्या हाल बना रखा है जूते खा के। अब आप कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से। रात को चोर घुस गए आपकी दुआ से, तिजोरी में से माल निकाला आपकी दुआ से, और मैं बोला तो मुझे पटक पटक के मारा आपकी दुआ से। हम घबराते क्यों जूते खा के? अभी थाने चलते रिपोर्ट लिखवा दे जूते खा के। वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते तो रास्ते में उनको मिल जाते साहब कौन? आपके मुंह में। हमें सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो आपके मुंह में? हमें कुछ मत पूछो जूते खा के, चोरी हो गई जूते खा के। हमें घबराते क्यों आपके मुंह में? अभी रिपोर्ट लिखवा दें आपके मुंह में। रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते हैं। हाँ। तो वो जीआई साहब ऐसे बैठे, सबसे पहले चले जाते जूते खा के बोलने वाले। हाँ नवाब साहब सलाम वालेकुम, आज सुबह कैसा आना हुआ? हमें क्या हाल बना रखा है जूते खा के। चोर सरेआम घूम रहे जूते खा के, रोजाना चोरी हो रही जूते खा के, और आप यहाँ पर बैठे हो जूते खा के। टीआई साहब का दिमाग खराब। बोले क्या जूते खा के लगा तमीज़ी बात करने के? अब जैसे हटे तो आगे आपके मुंह में बोलने वाले, आपके मुंह में बोलने वाला। हाँ नवाब साहब बताओ, बदतमीजी का तमीज़ी बात करने की। हाँ हुआ क्या? अब ये स्टार्ट हुए। हम हमसे पूछते हो आपके मुंह में क्या हो गया? आपके मुंह में रात को चोर घुस गए आपके मुंह में, सारा सामान लेके भाग गए आपके मुंह में। लेकिन एक बात जरूर है आपके मुंह में, चोर भाग के कहाँ जाएगा आपके मुंह में? चोर को एक दिन पकड़ लेंगे आपके मुंह में, और इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में, इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में कि एक दांत नहीं रहेगा आपके मुंह में। आदत पड़ जाती है साहब। उस बेवकूफ की आदत पड़ गई पूरा कश्मीर लेंगे। अरे माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, कविता सुनना साहब, कि माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे।
अगर कहीं राजस्थान की पावन धरा पर मैं कविता पाठ कर रहा हूँ लायंस क्लब के तत्वाधान में, तो मुझे बताना। देश के बड़े कवि बैठे, मुकेश भाई और आदरणीय प्रताप फौजदार जी भी यहाँ पर बैठे, तसव्वुल राणा जी यहाँ पर बैठे। कविता आप सुन रहे हैं, मुझे बताना, मैं पंक्तियाँ छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को पूरा कर देना ताकि आज का कवि सम्मेलन कविता सम्मेलन हो जाए। कविता की पंक्तियां मैं छोड़ रहा हूं, आपकी जमानत पर पूरी करने का जिम्मा अब आपको सौंपता हूं पूरे लायंस क्लब कि माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। आगे वाले बोल रहे चिल रहे हैं, पीछे वाले बोल रहे कुछ नहीं बोल रहे, चीर देंगे। सबको मिलके बोलना पड़ेगा। राजस्थान की पावन धरा पे खड़ा हूं साहब। जब मैं कवि सम्मेलन करके जब अपने गांव जाता हूं, 70% प्रोग्राम साल के मैं राजस्थान में पढ़ता हूं, और ये प्रोग्राम पढ़ के जब मैं गांव जाता हूं तो मेरे गांव के लोग मुझे गर्व की नज़र से देखते हैं, गर्व की दृष्टि से देखते हैं, और इसलिए देखते हैं कि वीरों की पावन माटी को छू कर आया है। उस वीर धरा पर लेकिन आदरणीय फौजदार जी, मुझे तकलीफ होती है मुझे। मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ और जनगण मन भी करवाता हूँ, लेकिन पूरे जनगण मन को पढ़वाते समय मुझे पीड़ा होती है। कहीं से कहीं तक पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उछल जल्दी तरंगा, कहीं भी राजस्थान का नाम नहीं है। तब मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी से 2 प्रश्न किए, सवाल किए 4 पंक्तियों में। अगर कहीं पंक्ति ठीक ठाक लगे तो मुझे बताना कि मैंने सही प्रश्न किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मैंने कहा कि कैसे भूल गए गुरुवर तुम, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को। और यहाँ मुंड कटे और रुंड कर लड़े इतिहास हमें बतलाता है। और कैसे भूल गए गुरुवर तुम रक्त रंजित उस हल्दी घाटी को। कई हमारे उज्जैन के पास के बड़नगर के कवि ने लिखा है साहब राजस्थान के बारे में, भाई बड़नगर के प्रदीप जी ने लिखा है कि यह अपना राजपुताना नाच इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, यह प्रताप का वचन पला है आदा जी के नारों पे, और कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनिया अंगारों पे। वाह, उस राजस्थान का गुणगान नहीं है जनगण मन में, तो मुझे पीड़ा होती है। लेकिन मैंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कि बेशक जनगण मन में राजस्थान का मान नहीं होता, जनगण मन में राजस्थान का गान नहीं होता, अरे राजस्थान नहीं होता तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। मेरे हिंदुस्तान की मुकेश भाई, मेरे हिंदुस्तान की अलग ही तासीर होती। हर घर घर में साहब आज जिन्ना की तस्वीर होती। वाह, अगर राजस्थान नहीं होता तो। हमारे संस्कारों को किसने बचा कर रखा। बहुत काय का बढ़िया है राज भाई। टेंशन इस बात का कि वो हम लड़ रहे हैं कश्मीर के लिए और कभी लड़ रहे हैं तस्वीर के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चेयरमैन साहब मिले थे यहाँ के, वो कह रहे थे कि तेरी प्रोफाइल पिक्चर को भी कोई नहीं छेड़े, ऐसा गार्ड बना दे। क्या बात है दद्दू। और दिनेश तू जिस रोड से गुजरे उस रोड को हार्ड बना दे। क्या बात है। और तू बहरोड वालों को इतना पसंद आया है, चेयरमैन साहब ने कहा कि इसका राशन कार्ड बना दे। चेयरमैन साहब कहाँ बैठे, प्रणाम करता हूँ कसम से। मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है, मुझे पाने के लिए मेरी पत्नी ने 16 सोमवार के व्रत किए कि भगवान 16 सोमवार के व्रत करूंगी, 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, कोई अच्छा सा वर दे देना। 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, अच्छा सा वर दे देना। अब जैसे घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं उतरा और ठम देगा चलना लगा, तो ऊपर से उसने देखा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपये में ऐसा ही मिलता है। लेकिन आप प्रणाम करता हूँ आपको कि आपने इस लायक मुझे समझा। देखो वो जैसा ही वो बहुत राजी हुई, उन्होंने 25 रुपये का चढ़ाया था सारा। 1.25 रुपये के चक्कर में नहीं पड़ी वो कभी। 25 रुपये में 25 रुपये में डीजे मिलते। हाँ। और वो तो 125 का चढ़ाती तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते। यही मस्ती होनी चाहिए। लेकिन मेरी माँ का 25 रुपये भी 125 है, और हम दुआ करते हैं कि हमारे एडीजे साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बने। ऐसी हमारी दुआ है।
क्या बात है। हाँ, आदमी को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। नहीं, चमचागिरी भी करनी चाहिए। इसे चमचागिरी कहते हैं मेरे भाई, इससे लिफाफा बढ़ता है। और कभी कभी जब जमानत अटकती है तो इस भाई की कलम से अपनी जमानत हो जाती है। कोई भी आदमी कभी भी आसाराम हो सकता है, ऐसे चुटकुले से उसको जमानत में आराम हो सकता है। क्या बात। वास्तव में चिंतन का विषय है दादा। चिंतन का नहीं है, जहाँ भी जज मिले खूब चापलूसी कर, क्या पता कब किससे कहाँ काम पड़ जाए मेरे बाप। क्या नोकझोंक करूं? नहीं 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 कर लूंगा। क्या बात है। साउंड बहुत बढ़िया है। आए है। साउंड अच्छा है दादा, लेकिन देश का साउंड खराब पड़ा हुआ, क्योंकि पतन हो गया संस्कृति का। आए है। कविता की पंक्तियां सुना रहा हूं। स्वागत दादा। पतन हो गया संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। आए है, क्या बात है। और अनिल जी क्यों रोए, उसका मात्र कारण बस इतना है, क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। वाह। 1857 में झांसी की रानी की तलवार चमकी, अब 1997 में रानी मुखर्जी की सलवार चमकी। तलवार और सलवार में अंतर इतना है कि पतन हो गया संस्कृति का, संस्कार बिगड़ गए हमारे। बता रहे थे दादा, आजकल संस्कार हमारे बिगड़ते जा रहे हैं आदरणीय, और संस्कार का बिगड़ने का मात्र कारण बस इतना है, ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले, इन्होंने ऐसे से गाने, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई। अरे पुराने जमाने में फिल्म ऐसी होती थी जिसको देखकर संदेश मिलता था साहब, जिसे देखकर चिंतन मिलता था। फिल्में तो फिल्में, आदरणीय गाने भी ऐसे हुआ करते थे, ऐसे चिंतन वाले गाने हुआ करते थे। बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चले एडी साहब के किस डगाल पर तोता और किस डगाल पर मैना। पुराने जमाने में गीत हुआ करते थे साहब कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तुझे दुल्हा किसने बनाया, भूतनी के। क्या बात है दिनेश। ये संस्कार है आज के हमारे। पुराने जमाने में मुकेश भाई गीत होते थे, लेकिन आजकल गीत गायब हो गए। गाते आदमी, हाँ, वो जो तूने दूल्हा किसने बनाया भूतनी के, वो गाना दादा का लिखा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाए। इस फिल्म में एक गीत लिखा था, दादा ने लिखा था। ऐसे गीत यही लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे ही यही लिख सकते हैं। मुझे आज तक पता नहीं पड़ा ये किसने लिखा, ये तो सरदार यहाँ पता पड़ा था। और एक गाना और भी लिखा है इन्होंने। कौन सा? जोरा जोरी चने के खेत में। और कौन सा लिखा? और कौन सा लिखा? गाने ऐसे होते हैं, पुराने जमाने में गीत हुआ करते थे दादा, लेकिन आजकल के गाने, आदमी कबड्डी खेल रहा है, तुलुक तुलुक दुम तुलुक तुलुक दुम तुलुक तुलुक दुमता था, राजा मियाँ इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी। हो जाए तेरी बल्ले बल्ले, चड्डी फाड़ रहे गाय के बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर को सिर पर हम हैं। क्या बात है, जिंदाबाद दिनेश। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, और बोले राम पैदा नहीं हो रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दी, बोले श्रवण पैदा नहीं हो रहे। अरे पुराने जमाने में गीत ऐसे हुआ करते थे दादा, पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भैंस चराया करता था, आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। कैसे गाने के बोलिए? तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भैंस करती ओए 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 ओए। मजा आ रहा है तो एक बार ताली बजाकर बताएं यार। ऐसे गाने थे पुराने जमाने में, पशु तक गा लेते राज भाई, आदरणीय तसोमन जी, पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? एडी साहब गलती कैसे हो गई? छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। नहीं, हंसने वाली बात नहीं दादा, देश के बड़े कवि बैठे हैं यहाँ पर, मुकेश मोलवा, आप बताएंगे गलती कैसे हो गई? छत पे सोया था बहनोई। दादा आपने तो गीत लिखे फिल्मों में,
भाई आपको तो मालूम है कि छत पे सोया बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारने से हो गई। साउंड बढ़िया है आपका, हाँ लेकिन फिर भी गलती कैसे हो गई? हंसने वाली बात नहीं दादा, चिंतन की बात है। बड़े मन से कहना चाहता हूँ, बेवकूफों ने गीत लिख दिया, छत पे सोया बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। भाई तने समझ के कैसे सो गई? जीजा जी छत पे हैं, ऐसे गाने। अगर बड़े मंच से अगर मैंने कहीं सही बात कह दी, क्या बात है? राणा जी छत पे सोया था। राणा जी ये नहीं है, राणा जी हैं। राणा जी नहीं है? नहीं, राणा का मतलब होता है एक फूल, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। मैं भी राणा ही समझ रहा था इतने दिन। मैं भी अभी तक राणा ही समझ लिया था। नहीं है, वो राणा है। अच्छा, अब राणा कर दिया। हाँ, लेकिन वो छत पे सोया था बहनोई। अगर मैं एक बार जोरदार ताली बजा करके। अगर मैंने इस प्रबुद्ध सदन के बीच में वही चिंतन की बात, माता बहनों की उपस्थिति में संस्कार की बात कह दी हो, तो वो तालियों का महाकुंभ करके मुझे बताना कि छत पे सोया था बहनोई। हाँ, कहाँ सोया था साहब? छत पे। तो आपको भी मालूम पड़ गया। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मैं बताता हूँ गलती होने का मात्र कारण बस कितना है कि छत पे सोया था बहनोई। मुकेश भाई, छत पे सोया बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से, तो रोने की जरूरत क्या थी? वाह, विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे साहब हिंदुस्तान। क्या बात कही है दिनेश। गुरु कहते थे साहब, पूरा छत पे सोया बहनोई। छत पे सोया बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से, तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे, तो धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार व्यवहार लज्जा और कार जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? अरे जब तेरा बिस्तर नीचे था, तब छत पर जाकर सोने की। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां हो यशदीप कौशिक जी आपके बीच। मां शारदे के चरणों में सादर नमन करता हूं। सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी की पावन एवं गौरवमयी उपस्थिति को हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूं। और जो मेरे स्वागत में आपने अभी इतनी घनघोर तालियां बजाई, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बढ़िया यशदीप जी, ये श्रोता बहुत चतुर हैं। ये कविता अच्छी लगती है तो कविता पर ताली बजाते हैं, और यदि कविता अच्छी नहीं लगती है तो ये कवियों को भी बजा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए संभल करके काव्य पाठ पूरा करें। विश्वास एक है। बार जोरदार तालियां हो, यशदीप जी आपके बीच काव्य पाठ करेंगे। अनामिका जी ने भी आपको काफ़ी समझाया, बताया कि आपकी तालियां हम कवियों के लिए च्यवनप्राश का काम करती हैं, तो 1-2 चम्मच मुझे भी खिला देते च्यवनप्राश की। देखो रहने दो, आप क्यों मेहनत कर, सारा लोड एक अकेले पे आ गया। ये चलता रहेगा जब तक कवि सम्मेलन चलेगा, चाहे ये पर्ची उड़ करके आ गई है। देखो हाँ हाँ, तो चाहे कवि छोटा हो चाहे बड़ा हो, तालियां सबको चाहिए। बिना तालियों के इन कवियों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो इसलिए जब तक आप ठीक से तालियां नहीं बजाओगे, तब तक मन से आपको उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना सुनने को नहीं मिल सकती है।
मैं बात को शुरू करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि क्यों इन कवियों को आपकी तालियों की जरूरत पड़ती है। बात पहुंच जाए तो फिर मुझे शुरू होने की अनुमति देना कि क्यों इन कवियों को आपकी तालियों की जरूरत पड़ती है कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, बुढ़ापे को जवानी की और मछली को पानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पे लाइक की और सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसीलिए इन सब कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली। बिल्कुल। हाँ, लगना चाहिए कि कार्यक्रम भारत विकास परिषद के सौजन्य से यहाँ पर हो रहा है, शहीदों की याद में कार्यक्रम हो रहा है, और मैं 4 पंक्तियां वहीं से इस कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए पढ़ता हूं और उसके बाद फिर अपनी औकात पे धीरे धीरे आता जाऊंगा। कि नहीं सस्ती समझ लेना, नहीं खैरात पाई है, कि नहीं सस्ती समझ लेना, नहीं खैरात पाई है, वतन के हिस्से में ये जो खुशी की रात आई है। क्या बात है, वाह। अपनी तालियों को थोड़ा और मुखर करना। जब कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि हमारे कुछ लोगों के नाम जिनके आपको अक्सर सुनने को मिलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, दिखाया जाता है, बताया जाता है, हमें समझाया जाता है कि इन चंद लोगों के कारण ये देश आज़ाद हुआ, परंतु उन सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के नाम जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, हमें नाम तक पता नहीं होते। तब ज़्यादा तकलीफ होती है जब शहीद आदम भगत सिंह को सालों साल हमारे इतिहास की पुस्तकों में आतंकवादी कहकर के पढ़ाया जाता रहा। तब 4 पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूं कि नहीं सस्ती समझ लेना, नहीं खैरात पाई है, वतन के हिस्से में ये जो खुशी की रात आई है, और लहू देकर शहीदों ने किया सजदा तिरंगे का, बजाकर गाल बस केवल न ये सौगात पाई है। क्या बात है, वाह वाह। बजाकर बढ़िया, गाल वाह, बस वाह, केवल वाह, न ये सौगात पाई है। ये सीटी क्यों बजा रहा है भाई माइक? क्या मेरे चरित्र पे आपको शक है या आपका चरित्र खराब है? माना कि 377 हट चुकी है, परंतु उसका इस तरह से भी दुरुपयोग ना किया जाए। 370 हटी है, 377 अभी बाकी है। हाँ, 70 तो अभी दुरुपयोग होता रहेगा, आप पे सीटियां बजती रहेंगी, आप तो पढ़ते रहिए। बहुत अच्छी बात है, सीटियां बजाइए, तालियां बजाइए, जो मन करे आपका वो बजाइए। 370 की आपने बात की तो कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने समर्थन भी किया, कुछ लोग जो सरकार के साथ थे उन लोगों ने उसका विरोध भी किया। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बोले कि चलो अच्छी बात है आपने 370 हटा दी, परंतु आपको पहले कश्मीर के निवासियों को, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या आपने जब शराब बंद करी उससे पहले शराबियों को विश्वास में लिया था? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा यशदीप जी, बात चलती रहेंगी, परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये मंच तमाम बड़े कवियों से सुशोभित, भारत विकास परिषद की मेहनत से, भाई अजय अंजाम की मेहनत से आज ये सफल कार्यक्रम होने जा रहा है आपके दिव्यापुर में। और मैं तो मात्र इन बड़े कवियों की भूमिका में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जब तक ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में बना रहूँगा। उसके बाद इन तमाम बड़े कवियों को आप लोगों को सुनना है, और मुझे कोई भ्रम भी नहीं है और ना ही मैं अपने आप को कोई कवि मानता हूँ। आपने सुना, बार बार बताया गया कि यहाँ पर हमारे मंच पर, जिस मंच पर डॉक्टर अनिल चौबे बनारस से चल करके आए हैं, उनकी उपस्थिति हो जाती है तो वो मंच अपने आप में गरिमा हो जाता है। मैं चाहूंगा एक बार आप डॉक्टर चौबे जी के लिए आपकी तालियां पहुंचे। बहुत बढ़िया, वाह। वास्तव में बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। मैंने एक बार चौबे साहब जी को फोन कर लिया, मैंने कि डॉक्टर साहब कहाँ पर हो आप, आपसे मिलना है मुझे। बोले मैं तो आवाज भाई अमेरिका में हूँ। मैं कि अमेरिका में क्या कर रहे हो? बोले वहाँ कवि सम्मेलन में हो। मैं कि यार ये बहुत बढ़िया आदमी है, अमेरिका में कवि सम्मेलन करने जा रहा है। 3 दिन बाद मैंने फिर फ़ोन कर लिया, मैं डॉक्टर साहब कहाँ पर हो? बोले भाई मैं तो कनाडा में हूँ।
मैं कि कनाडा में क्या करने पहुंच गए? बोले यार कवि सम्मेलन में हूं। मैं कि ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कवि बन चुका है। मैं कुछ दिनों बाद इनके घर ही पहुंच गया। बाहर मोहल्ले में इनका बच्चा मुझे खेलता हुआ नजर आ गया। मैंने उससे पूछ लिया, मैं बेटा पापा कहाँ हैं? बोले अंदर रसोई में मम्मी के साथ बर्तन मंजवा रहे हैं। बढ़िया, वाह। वहीं से मैंने फोन लगाया, मैं डॉक्टर साहब कहाँ पर हो, आपसे मिलना है। बोले भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तू कहाँ? मैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया के गेट पे खड़ा हूँ, बाहर आकर एक बार दर्शन दे। बहुत बढ़िया। तब कहना चाहता हूँ इन बड़े कवियों की भूमिका में कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति की उपस्थिति होती है। आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ और मैं सच्चे दिल से बेटियों का बहुत सम्मान करता हूँ, और सबसे ज्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान करता हूँ। क्या बात है। अच्छा है कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। नहीं बन सकते। वाह वाह वाह। भाई साहब कई देर से मैं देख रहा हूँ कई हमारे नौजवान दोस्त रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त है मोबाइल से। बिना बात आप अपने हाथ को भी कष्ट दे रहे हो और मेरे हिस्से की तालियां भी खा रहे हो आप। फायदा आपका कुछ नहीं होना, मुझे पता है आप क्या करोगे। रिकॉर्डिंग भेजोगे अपनी गर्लफ्रेंड को, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। बहुत बढ़िया भाई। क्यों बिना बात की मेहनत कर रहे हो? आनंद लो, एक बार तालियों से मुझे फिर से आदेशित कर दीजिए। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं और शपथ पूर्वक कहता हूं कि सभी डरते हैं बीवी से। सभी में सब आ गए, जितने भी बड़े नाम मंच पर उपस्थित हैं और यह हमारे विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं, या तमाम लोग यहाँ पर इस सदन में जहाँ पर भी मेरी नज़र जा रही है, कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। अच्छा। कि सभी डरते हैं बीवी से मगर मैं तो नहीं डरता, और बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, और रसोई खुद बनाता हूँ बिना पूछे ही बीवी से। क्या बात है। नहीं वाह, बहुत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती भाई साहब। जो मर्जी का मालिक हूँ मैं अपनी, जो मन करता है वो बनाता हूँ और वो खाता हूँ। क्या बात। ये हमारे चौबे जी की तरह नहीं जो थाली में टुकड़े डाल दिए खा करके यहाँ पर आ गए बनारस से। और अनुभव, चौबे जी बोले यार तेरे को बहुत ज्यादा अनुभव है रसोई का। मैं कि भाई मेरे को रसोई का अनुभव है, क्योंकि तुम्हें झाड़ू पोछे से फुर्सत नहीं मिलती तो रसोई में जाओगे कब तुम। परंतु दोस्तों अनुभव भी काम आता है, चाहे कैसा भी हो। आपको अनुभव जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी भी क्षण आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। एक बार क्या हुआ, हमारे चौबे जी की श्रीमती जी चली गई मायके, हमारी भाभी जी। अब पीछे से इनके लिए संकट, अगले ने कभी रसोई में गए नहीं, कुछ बनाया नहीं, तो क्या करें, क्या बनाएं और क्या खाएं, बहुत बड़ी टेंशन में आ गए। तो इन्होंने भी खैर हिम्मत करी, रसोई में गए, गैस पर कुकर चढ़ाया। और आजकल आप देखते हो कि कोई भी नया काम करो, सोशल मीडिया का युग है, सेल्फी लेकर के तुरंत फेसबुक पे पोस्ट। इन्होंने भी कुकर के साथ सेल्फी ली और फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया। बोले दोस्तों चाय बना रहा हूँ, कितनी सीटी लगवानी है। क्या बात है। अब जैसे ये अनुभवी वैसे ही अनुभवी इनके दोस्त। पहला कमेंट आया, बोले डॉक्टर साहब एक सीटी तो फोटो में नजर आ रही है और कितनी लगवाना चाहते हो आप। दूसरे का कमेंट आया, बोले मेरे हिसाब से आप चाय की पत्ती आधा घंटा पानी में डुबोकर रख दो तो एक सीटी में ही काम चल जाएगा। तीसरे का कमेंट आया, बोले डॉक्टर साहब बालकनी में जाओ, पड़ोसन को देखकर सीटी मारो, चाय अपने आप घर में आ जाएगी। क्या बात है। और ये जो हमारा सबका लाडला कवि इटावा से गौरव चौहान, इसका कमेंट आया तो फिर तालियों का महोत्सव आ जाए अगर बात आपकी समझ में आ जाए। गौरव चौहान ने लिखा, डॉक्टर साहब भाभी जी घर पर है नहीं तो चाय बनाने की जरूरत क्या है, बोतल मंगवाओ, हमें बुलाओ, सीटी जितनी कहोगे हम बजा देंगे आपके लिए। नहीं वाह। मैं समझ गया आपका चरित्र क्या है।
आप किस रस का यहाँ पर स्वादन करने आए हुए हैं। बार बार छेड़ा जा रहा था हमारे भूतपूर्व नौजवानों को, कभी चाचा जी कह के, कभी ताऊ जी कह करके, परंतु मैं इनके सम्मान में 4 पंक्तियां सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जी। कि समझना कम नहीं इनको, हाँ। बदन में जान बाकी है। ओहो। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों 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 बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, हम बिल्कुल बचे हुए हैं, आप बिल्कुल। वैसे सच बताऊं तो त्वचा से उम्र की, इनको भी देख लो आप, इनकी उम्र त्वचा से पता नहीं चल रही है, वरना बुजुर्गों की श्रेणी में यशदीप जी भी आते हैं। और यही बहुत कमाल प्यार है से मैं इन्हें संतूर चाचा जी साहब। संबोधित करती हूँ और इनसे कहती हूँ कि ये काव्य पाठ करते रहें। और जिन बुजुर्गों की बात ये कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। और तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। तो दे दूं जवाब? जवाब दे दीजिए। ये जितना आप लोगों को छेड़ रही हैं, नहले पे दहला, हाँ, नहले पे हम गुलाम रखेंगे। ये शक्ल से आप इतनी देर से अपनी कहानी सुना रहे हैं कि किचन में सारा काम करते हैं, शक्ल से आपको लग नहीं रहा कि दहले की जगह गुलाम है? हाँ। सुन लो इनकी भी हकीकत जी बताएं। कि आजकल हाँ। कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में। वाह। कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में, रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। और अगली पंक्ति अगर आपकी दुखती नस पे रख दूं तो फिर अपना आशीर्वाद देना। लड़कों, आपकी तरफ से पढ़ रहा हूं कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में, रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। और झाड़ करके जेब सारी झाड़ लेती हाथ, फिर रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। देखिए, मेरे पास हर बात का उत्तर है। यदि आप कहें तो इस बात का उत्तर मैं इनको ज़रूर दे देती हूँ। आपकी ये लड़के इतने ज़्यादा ऐसे बिल्कुल भी यशदीप की तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इनको इतनी देर से संबोधित कर रही थी, बड़े भाई हैं, रिश्तेदार हैं, फिर भी जब समझ में ही नहीं आ रहा तो मैं इनकी हकीकत बताती हूँ। थोड़ा सा अपने अंदाज में कहती हूँ कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। जरा शक्ल देखें आप कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। परंतु मैं क्या कहता हूँ ना, अब आप सीधे कविता कहिए। नहीं, कविता में ही जवाब दे रहा हूं मैं आपका। हाँ। कि अदाएं लाखों कातिल किसी लड़की अकेली की, कि अदाएं लाखों कातिल किसी लड़की अकेली की, गलाना मत जवानी को याद में तुम चमेली की। और अगर इनकार वो कर दे तो तुम भी भाव मत देना, है मुमकिन लाइन हो खाली किसी उसकी सहेली की। बहुत बढ़िया, क्या शानदार काव्य पाठ कर रहे हैं यशदीप जी। मैं यहाँ जितनी नारियां बैठी हैं इनकी अस्मिता मेरे हाथ में है, तो अंतिम बात मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं तो इन्हें बुजुर्गों की श्रेणी में रख के अपने आप को, क्योंकि इनके ही जगह से मैं भी आती हूँ, वहीं आसपास इनका भी मकान है, तो मेरे ससुर जी भी लगते हैं, जेठ जी भी लगते हैं। मैं कहती हूँ, हाँ मैं सच बता रही हूँ, फिर भी वो समझ ही नहीं रहे, तब कहती हूँ नहीं, एक महीना तो जेठ का भी आता है साल में। इसीलिए मैं कह रही हूँ, सुने कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। जितनी नारियां बैठी और आप सबसे भी कहती हूँ कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, कि चंदन की वादी को भी बस विशैला ही देखा है। और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर,
कि जिसने अपनी बहू को भी लैला ही देखा है। हाँ 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 हाँ, भाई वाह वाह वाह। मेरा मन है कि अब आप काव्य पाठ करें और आपकी तालियां तैयार हो। ये काव्य धारा जो शहीदों के नाम आपने समर्पित किया है, तो कोई ऐसी पंक्ति जब आप उठें तो अपने साथ लेकर के जाएं। ऐसे संविधान की पंक्ति, ऐसे हमारे देश की पंक्ति, शहीदों की पंक्ति यशदीप जी के मुंह से निकले, उसके लिए आपकी जोरदार तालियां हो और यशदीप जी अपना काव्य पाठ आपके बीच करें। नहीं, वास्तव में हमें गर्व है, इस मंच को गर्व है और आप सभी को भी गर्व होना चाहिए कि आज के इस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन का संचालन डॉक्टर अनामिका अंबर जैन कर रही हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ पूरी मातृशक्ति के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं और ये सब बातें आपसे जुड़ने के लिए थी। मात्र इसका और कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ आपकी आनंद की दृष्टि से सिर्फ 4 पंक्तियां मातृशक्ति के चरणों में रखता हूं कि रियो की सरजमी पर जो बढ़ाया मान भारत का। आपने देखा होगा कि रियो के ओलंपिक खेल में किस तरह से जब हमारे एक एक शूरवीर ओलंपिक में मेडल लेने से पीछे हटते रहे, घायल होते रहे, गिरते रहे, तब 2 बेटियों ने इस देश की लाज बचाई थी। तब 4 पंक्तियां मातृशक्ति के चरणों में निवेदित करता हूं कि रियो की सरजमी पर जो बढ़ाया मान भारत का, खिला हर मन हुआ प्रसन्न, बड़ा सम्मान भारत का, और तिरंगे की इबादत में थे यूं तो नौजवां कितने, मिला मौका सुताओं को बनी अभिमान भारत का, मिला मौका सुताओं को बनी अभिमान भारत का। और दोस्तों, इससे ज्यादा गंभीर बात मैं कर भी नहीं सकता, परंतु मैं क्योंकि हरियाणा से आया हूँ, हरियाणा वाले लोग बिल्कुल अपनी सहजता में जीते हैं, जो बात मन में है वही कहते हैं। और यहाँ पर इतनी दूर से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो 4 उपाय आप लोगों को बता करके जाना चाहता हूँ। देखो, आप तनाव कितना, हमारी जिंदगी में तनाव है, टेंशन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, टेंशन अपने आप आ जाती है। कोई भी कहीं भी किसी को टेंशन दे जाता है। आप बाजार में जा रहे हो, कोई अनजान आदमी आपको नमस्ते करके चला जाए, पूरे दिन दिमाग में टेंशन रहेगी, कौन था, क्यों कर गया, क्या चक्कर था। और उससे भी ज्यादा आप अपनी पत्नी के साथ बाजार में जा रहे हो और कोई खूबसूरत सी महिला आपको हाय बोलकर चली जाए, तो समझ लो पूरे 1 महीने की टेंशन बुक हो गई। कौन थी चुड़ैल, क्या चक्कर चल रहा है, कहाँ अय्याशी कर रहा है। तो तमाम तरह की टेंशन, कैसी भी टेंशन हो, सारी टेंशन आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। सिर्फ 4 उपाय आप लोगों को बताता हूं कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी। 3 रंगों का यहाँ पर मैंने प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया है। मंच का मैं ध्यान चाहूंगा कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, इनके निकट कभी जाना नहीं चाहिए, और बॉस के आगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। और कितना भी प्यार मिले, मान व सम्मान मिले, कि कितना भी मान मिले, मान व सम्मान मिले, जाके ससुराल बस जाना नहीं चाहिए। और अपनी लुगाई आगे दूजी चाहे प्यारी लागे, उसकी बड़ाई में तो गाना नहीं चाहिए, उसकी बड़ाई में तो गाना नहीं चाहिए। और वास्तव में भाई साहब, लुगाई की बड़ाई करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। क्या कह दिया आपने। दूसरों की छोड़ो, हमसे अपनी ही लुगाई की बड़ाई नहीं होती। एक दिन मेरी घरवाली ने मेरे को सुबह सुबह चैलेंज कर दिया, बोले तू बनता है अपने आप में बहुत बड़ा कवि, पर मेरी नजरों में तेरी वैल्यू 0 है। मैं क्यों भाई? बोले आज तक तूने मेरी प्रशंसा में 2 पंक्तियां नहीं लिखी, किस बात का कवि है? मैं कि ये काम है श्रृंगार रस के कवियों का, मैं हास्य रस का कवि हूँ, थोड़ी बहुत तुकबंदियां कर लेता हूँ, लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ। वो कवि लिखा था कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ, नहीं दूसरों की कमी जांचता हूँ। क्या बात है कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ, नहीं दूसरों की कमी जांचता हूँ, और यही एक रब ने हुनर यश को बख्शा, जहां भी जाऊं हंसी बांटता हूँ। बहुत खूब, वाह। बोली इसमें बहुत खूब वाली कोई बात नहीं, ये मंच के चौंचले मंच पर ही करियो, यहाँ तेरे को जो काम का है वो कर। मेरी प्रशंसा में अगर सुबह तक 2 पंक्तियां नहीं लिख पाया तो कल से तेरे कवि सम्मेलन बिल्कुल बंद। अब मैं कि भैया ये आ गई कैरियर पर बात, तब मैंने कोशिश करी 2 पंक्तियां श्रृंगार की जिंदगी में पहली और अंतिम लिखी, उसकी प्रशंसा में पूरी रात जाग करके और सुबह उठते ही उसको 2 पंक्तियां सुनाई, और उसकी क्या प्रतिक्रिया मिली आप लोगों के बीच में रखता हूं, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि हिरनी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल। वाह। ये अपनी पत्नी के लिए लिखी है, किसी और की पत्नी से मैच हो जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। कि हिरनी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल,
कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है, और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। और उसकी क्या प्रतिक्रिया आई कि सुन ऐसी उपमाएं वो न जरा मुस्काए, बोली तेरी कविताई मुझे तो ना भाती है, और गधे सा तू रेंकता है, लंबी लंबी फेंकता है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है। बहुत तो तमाम तरह के हादसे हमारी जिंदगी में होते रहते हैं। मेरे को बार बार हरियाणा का कह करके उकसाया जा रहा था, परंतु क्या है वास्तव में हरियाणा। चार पंक्तियां आप लोगों के बीच में हरियाणा के गौरव की रखना चाहता हूं कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। और हरियाणा के लोग वास्तव में बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। मुझे याद आ गया, हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था, उस फंक्शन में एक नाटक हुआ, और उस नाटक में एक लड़की ने एक रोल था, उसमें कैरेक्टर था बुआ जी का। वो बुआ जी का रोल उसने प्ले किया। अगले दिन से लड़कों ने उस लड़की का जीना आराम कर दिया। जो कोई देखे बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। लड़की परेशान, वो तंग आकर के गई प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल साहब ने भी जैसे उस लड़की को देखा, हाँ जी आइए बुआ जी, उसको लगा यहाँ तो किसी ने पूरे कुएं में ही भांग मिला दी है। खैर प्रिंसिपल साहब संभले, बोले हाँ बेटा बताओ क्या बात है। बोले क्या बताऊँ, लड़के दुखी कर रहे हैं मेरे को, रोज चिढ़ाते हैं बुआ जी नमस्ते करके। मैं तो कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ। प्रिंसिपल साहब ने कहा घबराओ मत, मैं लड़कों को समझाता हूँ। सारे लड़कों को उन्होंने इकट्ठा किया असेंबली में, और सारे लड़के आए, उस लड़की को लेकर के प्रिंसिपल साहब पहुँचे। बोले भाई पहले तो जो भी लड़का इस लड़की को बुआ जी कहता है खड़े हो जाओ। अच्छा। एक एक करके पूरा का पूरा जितने भी वहाँ पे कॉलेज के लड़के थे सारे खड़े हो गए। एक लड़का बैठा रहा चुपचाप, नजरें झुकाए, गुमसुम सा। प्रिंसिपल साहब को लगा रहे वाह यार, एक बच्चे में तो अभी संस्कार जिंदा है, उम्मीद की किरण बाकी है अभी। उन्होंने कहा शाबाश बेटा, खड़े होकर के बताओ इन सबको कि तुम इस लड़की को बुआ जी क्यों नहीं कहते हो। बोला जी मैं कह नहीं सकता। बोला क्यों नहीं कह सकता। बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। बहुत खूब। इतने सीधे लोग हो। अच्छा लोग ही नहीं भाई साहब, पशु पक्षी बहुत सीधे होते हैं वहाँ के। वो कनाट प्लेस में एक हरियाणा का ताऊ तोता बेच रहा, एक दिल्ली का सूटेड बूटेड जेंटलमैन आया, बोला भाई तोता कितने का बेच रहा है। बोला 50,000 का। बोला 50,000 का तोता, बेवकूफ़ बना रहा है तू तो। बोला नहीं इसमें खूबी इतनी है। बोला क्या खूबी है इसमें। बोले 3 भाषाएं जानता है। बोला क्या। बोला ये इंग्लिश जानता है, ये हिंदी जानता है, और ये हरियाणवी भी जानता है। अच्छा। बोला फिर तो कमाल का तोता है। अगर पर मैं इसका पहले टेस्ट लूंगा, अगर टेस्ट में पास हो गया तो तेरा तोता खरीद लूंगा। बोला ठीक है तो फिर टेस्ट लो आप। उन्होंने तोते से प्रश्न किया, बोले व्हाट इज योर नेम। तोते ने कहा सर माई नेम इज मिट्ठू। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया, बोले तुम्हारा नाम क्या है। बोला श्रीमान जी मेरा नाम है मिट्ठू। तोते वाला बोला भाई होगी तसल्ली। बोला नहीं अभी हरियाणवी में भी पूछूंगा। बोला हरियाणवी में मत पूछ, मैं सलाह मान ले जा तोते को। बोला नहीं मैं तो पूछूंगा। बोला अच्छा तो पूछ ले फिर। बोला अरे तेरा नाम कैस है। तोता बोला तेरी माँ का कसम। बोला तुझे हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया, अब हरियाणवी में कोई नाम थोड़ी बदल जाएगा। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। और गीता जी का ज्ञान दिया कल्पना ने मान दिया। कल्पना चावला को याद करिएगा कि गीता जी का ज्ञान दिया कल्पना ने मान दिया। बाबा रामदेव योगी का ये हरियाणा है। और लक्ष्मी की रागनी में दूध छाछ रावड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और अगर लगे पूरे सदन को कि मैंने एक पंक्ति में पूरे हरियाणा को ठीक से परिभाषित कर दिया है, कोई सच्ची बात कह दी है, तो पूरे सदन का आशीर्वाद मांगता हूं कि लक्ष्मी की रागनी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। सदा नंबर 1 ही। क्या बात है, वाह 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 वाह। सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। और भाई साहब हरियाणा सारी बात बहुत बढ़िया, और हरियाणा की पुलिस सबसे बढ़िया, पूरे देश में नंबर 1। 100 नंबर घुमाओ तुरंत आ जाएगी, और 100 रुपये दो तुरंत चली जाएगी। परंतु हमारे फरीदाबाद की पुलिस उससे भी बढ़िया भाई साहब, जो दो उसी में खुश। मैं सच्ची घटना बताता हूं एक। मैं घर से निकला स्कूटर लेकर के, हेलमेट पहनना भूल गया।
अब पहली रेड लाइट पर ही मेरे को पकड़ लिया, बोले आजा भाई चालान कटेगा। मैं कि भाई साहब गलती होगी। बोला गलती वलती कुछ नहीं, चालान भरना पड़ेगा। मैं देख लो कुछ सेवा पानी। बोला अच्छा बता क्या है तेरे पास। मैं कि 20 रुपये पड़े हैं। पहले तो उसने मुंह बनाया, फिर बोला अच्छा चल दे और जा तू। मैं कि अच्छा दे तो दूंगा पर मुझे जाना बहुत दूर, आगे किसी और ने पकड़ लिया फिर तो मेरे पास देने को भी कुछ नहीं है। बोला एक काम करियो कोई और पकड़ ले तो बोल देना पेप्सी। मैं कि ठीक है जी। मैं गया कुदरती 3 रेड लाइट के बाद फिर नाका लगा के खड़े हुए। बोले आजा भाई हेलमेट नहीं है चालान कटेगा। मैंने कहा पेप्सी। बोले ठीक है जा फिर। अब यार ये बहुत बढ़िया फार्मूला लग गया। अगले दिन मैं जान के हेलमेट पहन के नहीं गया। मैं जब यार अपने पास पेप्सी है फिर किसी से क्या डरना। मैं गया अपने चौड़े में बिना हेलमेट के, दूसरी रेड लाइट पर ही मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। बोला भाई आज चालान कटेगा, हेलमेट नहीं पहन रखा। मैंने भी छाती चौड़ी करके कहा पेप्सी। बोला घना श्याणा मत ना बन, आज लिमका है कहाँ पेप्सी लिए घूम रहा है तू। हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। परंतु दोस्तों ये सारी हंसी मजाक की बातें, मैं उन तमाम वर्दी वालों को, चाहे वो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं सरहदों पर या यहाँ पर पुलिस की वर्दी में हम सिविलियंस की हिफाजत में दिन रात खड़े रहते हैं, 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है। वाह। कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है, अविरल जन्मभू रक्षा खातिर पल पल लड़ती वर्दी है, विपदा कोई आन पड़ी तो आगे दिखती वर्दी है, 30 त्योहारों या मेलों में भी डटती है वर्दी है, शिकर दोपहरी गर्म हवाओं में भी तपती वर्दी है, बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, और कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, और दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है। दोस्तों बहुत ही बड़ी टीम है आपके सामने, बहुत ही देश के बड़े कवि हैं, उनको आप मैं चाहता हूं सभी अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको खूब उनको सुनने का मौका मिले। अंतिम 4 पंक्तियां रख करके मैं अपना स्थान लेता हूं और आप लोगों से ये आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे एक बार भरपूर विदाई की तालियां दे दीजिएगा। मैंने अब तक जितनी बकवास की वो आप याद रखें ना रखें, ये 4 पंक्तियां अपने साथ लेकर के जाइएगा कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर हम मिलें, बस जरा सी जिंदगी है क्या पता फिर कब मिलें, और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले, मुस्कुरा दे।